हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये क्लास की बात करते हैं तो बिजनेस स्टडी हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों ने बिजनेस स्टडी को किया है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट को करेंगे। अकाउंटेंसी की क्लासें जो है पहले से ही चल रही हैं, उनको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। अकाउंटेंसी करके मैंने वहाँ पर ये चलाई हुई हैं, पहले से ही चल रही हैं, रॉयल्टी है उसमें, और भी चीज़ें हैं। जो भी आप लोगों के काम की चीज़ें हैं उनको आप लोग ज़रूर देखिए। और भी क्लासें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। और डिटेल क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अगर आप लोगों को बिजनेस स्टडी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें 16 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 7 नंबर की क्लास में बात करने वाले हैं। और हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आज हम लोग कंपनी के जो है एमसीक्यू, जो मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों से कहा था कि हम लोग कंपनी के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बिना समय गवाए अपनी एमसीक्यू क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सबसे पहला एक लिखा हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर एक में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन सी क्रिया जो है कंपनी प्रवर्तन में सम्मिलित नहीं है। कौन सी क्रिया जो है वो कंपनी के प्रवर्तन में सम्मिलित नहीं होती है। तो व्यवसायिक अवसरों की खोज करना, विचारों की जांच पड़ताल करना, या फिर कंपनी के अंशों का आवंटन करना, या फिर वित्त की व्यवस्था करना। तो इनमें से जो है प्रवर्तन में कौन सी बात जो है इसमें सम्मिलित नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नांकित में कौन सी जो है क्रिया कंपनी के प्रवर्तन में सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी के जो अंश की बात करते हैं, कंपनी के अंशों का जो आवंटन है, इसकी बात जो है कंपनी के प्रवर्तन में सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा की जाती है। अनाउंसमेंट जो है किसकी की जाती है कंपनी के समामेलन के समय। वैधानिक जो अनाउंसमेंट है वो करते हैं तो कौन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, एडवोकेट के द्वारा की जाती है, या फिर कंपनी के सचिव के द्वारा की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इनमें से कोई भी जो है कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी जो है कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक जो है अनाउंसमेंट कर सकता है। तो इनमें से कोई भी जो इसकी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आती है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक नहीं है। कंपनी के पंजीकरण के लिए कंपनी के कंपनी जब मैं आप लोगों को अभी वहां पर हम लोगों ने साझेदारी को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में साझेदारी को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सी बातें बताई हैं। फिर उसके बाद हम कंपनी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए कि एक कंपनी के पंजीकरण एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन के समय इनमें से कौन सी चीज जो है वो आवश्यक नहीं है। कम इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन देख के हम लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी के संचालकों की सूची जो वो हम लोग आवश्यक नहीं है। पार्षद सीमा नियम,
पार्षद अंतर नियम या कंपनी के कर्मचारियों की सूची जो है वो आवश्यक नहीं है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है वो आवश्यक नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों की जो सूची है वो इसमें आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। कौन आवश्यक नहीं है, तो पार्षद सीमा नियम तो आवश्यक होता है। ठीक है, वैधानिक घोषणा जो है, वैधानिक घोषणा आवश्यक होती है या नहीं होती है। ठीक है, और या फिर ये भी इसमें आवश्यक होता है, लेकिन वैधानिक जो प्रतिवेदन है वो आवश्यक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी पंजीकृत मानी जाती है। एक कंपनी कब पंजीकृत मानी जाती है, जब रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख जमा कर दिए जाएं, या फिर रजिस्टर के समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, या फिर वह वास्तव में व्यवसाय आरंभ करे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कंपनी जो है पंजीकृत कब मानी जाएगी, कंपनी जो है वो पंजीकृत कब मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो कंपनी जो है पंजीकृत तब मानी जाएगी जब रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कंपनी के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है। तो कंपनी अधिनियम की किस धारा 1956 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है धारा 65 के अनुसार, या फिर धारा 149 के अनुसार, या फिर धारा 433 के अनुसार, या फिर धारा 194 के अनुसार। तो कंपनी के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है। तो याद रखिए कि वो धारा का हम लोगों को बताना हो ले, तो धारा 149 के अंतर्गत। ठीक है, आप लोगों को धाराएं से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी का अंश जो है वो क्या होते हैं, कंपनी के अंश किस धारा में अंतर्गत आते हैं, कंपनी की जो परिभाषा किस में दी गई है, किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के प्रवर्तन की अवस्थाओं में सम्मिलित है। कंपनी के प्रवर्तन की अवस्थाओं में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, व्यावसायिक अवसरों की खोज कर, या फिर व्यावसायिक तत्वों का संयोजन, या फिर वित्त की व्यवस्था करना, या फिर इनमें से सभी। तो कंपनी प्रवर्तन की अवस्थाओं में जो है सम्मिलित है, तो इनमें से क्या जो है कंपनी प्रवर्तन की अवस्थाओं में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो कंपनी के प्रवर्तन की अवस्थाओं में जो सम्मिलित है वो व्यावसायिक अवसरों की खोज करना, व्यावसायिक तत्वों का समायोजन, वित्त की व्यवस्था करना, ये सभी जो है प्रवर्तन की अवस्थाओं में सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन नहीं हो सकता। तो किस कंपनी का जो समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं हो सकता, तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो सरकारी कंपनी है, या फिर सार्वजनिक कंपनी है, या फिर चार्टर्ड कंपनी है, या फिर निजी कंपनी है। तो इनमें से कौन सी जो कंपनी है उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है, समामेलन जो है, वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन नहीं हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो है चार्टर्ड कंपनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक जो सार्वजनिक कंपनी है, एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है सार्वजनिक कंपनी को देखने के हिसाब से? तो कृत्रिम व्यक्ति है, शाश्वत अस्तित्व है, अंशों का अहस्तांतरित है, या फिर पृथक वैधानिक अस्तित्व है। तो इसमें जो है सार्वजनिक कंपनी की दशा में इनमें से जो है कौन सा जो है सही नहीं है? कृत्रिम व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शाश्वत अस्तित्व होता है लेकिन अंशों का अहस्तांतरीकरण नहीं होता है, मतलब हस्तांतरीय होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर कैसा है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन जो है यही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब एक कंपनी के कम से कम 51% अंश सरकार के पास हों तो वह कंपनी तो वह कंपनी तो वह कंपनी तो इसमें पूछा गया है, अरे इसमें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर थे। ठीक, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक कंपनी के कम से कम 51% जो अंश हैं सरकार के पास हों तो वह कंपनी जो है कहलाती है। तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? तो वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। 51% जो अंश है वो किसके पास हैं? सरकार के पास हैं। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? सरकारी कंपनी कहलाएगी, सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी, या फिर लोक निगम कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर है कि वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। अगर 51% शेयर जो हैं वो किसके पास हैं? सरकार के पास हैं। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? तो वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सूत्रधारी कंपनी के पास अपनी सहायक कंपनी के कम से कम अंश होते हैं। सूत्रधारी जो कंपनी होती है, सूत्रधारी कंपनी जिसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं और सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। सूत्रधारी कंपनी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ये सभी कंपनियों के प्रकार जो हैं वो मैं एक एक करके आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूं। डिटेल की बात वहां पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एस जो हरियाणा टेट है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और HPSC जो पीजीटी में वैकेंसियां निकली हुई हैं उसकी भी हम लोग बात कर ही रहे हैं। उसी के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्जाम बहुत नज़दीक हैं आप लोगों के, बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। सूत्रधारी कंपनी के पास अपनी सहायक कंपनी के कम से कम जो अंश होते हैं, तो वो कितने अंश होते हैं? 50% अंश होते हैं, 51% अंश होते हैं, 26% अंश होते हैं, या फिर 100% अंश होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा
कि उनके पास जो है 51% अंश होते हैं, तो तभी वो सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एक निजी सीमित कंपनी, ठीक है, एक निजी सीमित कंपनी, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक निजी सीमित कंपनी जो है वो अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, या फिर अपने अंशों के हस्तांतरणीयता पर रखती है, अपने अंशों को अहस्तांतरणीय रखती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर आप लोगों को बताना है कि एक निजी जो है सीमित कंपनी, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक निजी जो सीमित कंपनी है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि एक एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है तो वो असीमित होती है, या फिर 20 होती है, या फिर 50 होती है, या फिर वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर कितनी होती है, 50 होती है। तो एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है तो वो कितनी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर, भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर 50 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। एक सार्वजनिक कंपनी कौन सी कंपनी है, तो ये कंपनी जो है वो है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के में सदस्यों की संख्या पूछा है, और सदस्यों की संख्या वो भी कौन सी पूछी है, तो वो पूछी है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या पूछी है। तो वो 3 होती है, या फिर 2 होती है, या फिर 7 होती है, या फिर 10 होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि कितनी होती है, 7 होती है। और अधिकतम की बात करते हैं, अगर अधिकतम की बात करते हैं तो अंशों की संख्या तक होती है। कैसी होती है, अंशों की संख्या तक, अंशों की संख्या तक होती है। तो अधिकतम की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कैसी होती है, वो 7 होती है, 50 होती है, 100 होती है, या फिर असीमित होती है। तो इसका राइट आंसर है, वैसे तो इसका राइट आंसर है असीमित, लेकिन अब ऑप्शन में आप लोगों को लिखा मिल सकता है कि अंशों की संख्या तक, अंशों की संख्या तक, ये ऑप्शन भी मिलता है। तो बच्चे इसी पर क्लिक करेंगे तो इसका राइट आंसर है अंशों की संख्या तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो संचालकों की न्यूनतम संख्या पूछा है भैया। तो संचालकों की न्यूनतम संख्या, संचालकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होती है सार्वजनिक कंपनी में, तो 2 होती है, 3 होती है, 7 होती है, या फिर 10 होती है। तो याद रखिए यहाँ पर कि संचालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। और वो कौन सी में होती है,
तो वो सार्वजनिक कंपनी में होती है। मैं ये सारी बातें आप लोगों को लिखा मतलब बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन डिटेल की क्लास में जब आप लोग डिटेल करेंगे बहुत ही जल्द 2-4 क्लासों के बाद आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अभी क्या चल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का चल रहा है साझेदारी, जो चल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। साझेदारी को कंप्लीट हम लोगों ने कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में करेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी का समामेलन क्या है, कंपनी का प्रवर्तन क्या है। ठीक है, कंपनी के प्रवर्तन को बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि प्रवर्तन क्या है, व्यवसाय का प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक निजी सीमित कंपनी के संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या, संचालकों की संचालकों की संचालकों की न्यूनतम संख्या, संचालकों की न्यूनतम संख्या पूछा है। संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है निजी कंपनी में। सार्वजनिक कंपनी में तो 3 होती है, लेकिन निजी कंपनी में कितनी होती है। तो निजी कंपनी में याद रखिए कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य है, ऐच्छिक है, या फिर निजी कंपनी के लिए ऐच्छिक है और सार्वजनिक कंपनी के लिए जो है वो अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाहे कोई भी कंपनी हो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ये अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि कंपनी जो है एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित है। कैसी है, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित है। तो यह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, यह अमूर्त और अदृश्य है, या फिर इसका अस्तित्व केवल विधि की नजर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंपनी जो है वो एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि इसका अस्तित्व जो है केवल एक विधि केवल विधि की नजर में है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं केवीएस और डीएसएसबी के एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ के क्वेश्चन भी आप लोगों को करने हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी की विद्यमानता बाधित होती है इसके सदस्यों की मृत्यु पर, इसके संचालकों की मृत्यु पर, या फिर सदस्यों द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं होती है। तो कंपनी की जो विद्यमानता है बाधित होती है, किससे बाधित होती है। तो याद रखिए कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कंपनी अपना काम करती रहेगी, संचालक आए चाहे जाएं कोई दिक्कत नहीं है, सदस्य आए चाहे जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने कंपनी के 20 क्वेश्चन किए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एचपीएससी जो मतलब कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की हम लोग पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग कोऑपरेटिव जो हम लोग बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमसीक्यू किए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के एमसीक्यू किए जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब और कई एग्जामों में पार्टनरशिप के हम लोगों ने एमसीक्यू कर चुके हैं, उनको भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने सोल प्रोपराइटरशिप के भी एमसीक्यू किए हैं, आज हम लोगों ने कंपनी के एमसीक्यू किए हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आप लोगों का फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हम लोगों ने पूरा कमांड मतलब कर दिया है कई दिनों से, मतलब 5 से 7 क्लासों में, 5-6 क्लासों से आप लोगों को यही मैं आप लोगों को लगातार करा रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम लोग टॉपिक भी देख लेते हैं क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने
सिलेबस आप लोगों का क्या था, सिलेबस आप लोगों का ये था, देखिए ध्यान से, कि फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोपराइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और इंफॉर्मेशन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को करा दी हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं बिजनेस ओनरशिप के बारे में। प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक और जॉइंट सेक्टर क्या है, पब्लिक इंटरप्रेन्योरशिप का है क्या है, रोल डायनेमिक ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, ग्लोबल इंटरप्रेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, संयुक्त साहस जिसे कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन टॉपिकों की हम लोग बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो आप लोगों हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास में। आप लोग इसके हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राइवेट पब्लिक और जॉइंट सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग अपना चैनल है आप लोग, और आपके कोई भाई बंधु हैं जो तैयारी करते हैं तो उनको भी आप लोग सजेस्ट करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।